ओके गाइस, सो आज रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन, क्या टॉपिक है? हमने लास्ट लेक्चर में क्या छोड़ा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। हमने कल कौन सा किया था? एब्सोल्यूट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्विक रिकैप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि दो मीडियम है, लाइट एक से आ रही है वो फर्स्ट मीडियम हो, और दूसरे में लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है वो सेकंड मीडियम हो। अब दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है, यस और नो? डिफरेंट है लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में। अब बिकॉज लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में डिफरेंट है, इस वजह से लाइट बेंड करती है, रिफ्रैक्शन होती ही इस वजह से है। अब हम पता क्या लगाना चाहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक रेशो है। किसके बीच में रेशो है? लाइट की स्पीड के बीच में। कि भाई फर्स्ट मीडियम में लाइट जिस स्पीड से जाती है और सेकंड मीडियम में लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, उनको डिवाइड कर दो तो एक रेशो आ जाएगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब अगर फर्स्ट मीडियम हमने फिक्स कर दिया है, क्या फिक्स कर दिया है? एयर या वैक्यूम, और सेकंड मीडियम अपनी चॉइस का कोई भी ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालता हूं, अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसमें मतलब क्या है कि वैक्यूम से लाइट आएगी और ग्लास में जाएगी, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम, सेकंड मीडियम ग्लास। अगर मैं बोलता हूं कि मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसका क्या मतलब हुआ कि वैक्यूम से लाइट आ रही है और डायमंड में जा रही है। फर्स्ट मीडियम हुआ वैक्यूम जो फिक्स्ड है, सेकंड हुआ डायमंड। अगर मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो लाइट कहां से आ रही है? एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, और जा किस में रही है? वाटर में। और यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितना गुना तेज या कितना गुना स्लो है लाइट की स्पीड वैक्यूम से। अब ऑब्वियसली बात है कि लाइट सबसे तेज किस में जाती है? वैक्यूम में। एयर बोलो वैक्यूम बोलो, तुम खुद समझ जाना, मैं एयर बोल दूंगा, कभी कभी वैक्यूम बोल दूंगा, तुम एक ही मान के चलना। तो लाइट सबसे फास्ट किस में जाती है? वैक्यूम में। कोई ऐसा मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसमें लाइट वैक्यूम से भी तेज जाती है? नहीं। तो जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका सिंबल क्या होता है? सी, देखो लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? हमेशा, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा सबसे ज्यादा ही रहेगी, और लाइट की स्पीड जो गिवन मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में हमेशा ऊपर न्यूमरेटर से हमेशा छोटी आएगी, इक्वल भी नहीं आ सकती। इक्वल तो मतलब यही हो गया ना कि फर्स्ट मीडियम भी वैक्यूम है, सेकंड मीडियम भी वैक्यूम है। क्यों? सही बात नहीं हुई? डिवाइड करके जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू जब सेम हो जाती है तभी तो कट करके 1 आता है। तो अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका मतलब है कि वो मीडियम वैक्यूम खुद ही है, कि वैक्यूम से ही लाइट आ रही है और वैक्यूम में ही जा रही है। तो यहां तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, यहां तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगी। तो जितने भी हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, मीडिया, एयर, ग्लास, डायमंड, रूबी, ऑयल, केरोसिन, फलाना ढमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर, कोई भी मीडियम आप उठा लो, उसमें लाइट की स्पीड एयर से कम ही होने वाली है, वैक्यूम से कम ही होने वाली है। तो जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकालोगे, न्यूमरेटर में हमेशा क्या जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में चली जाएगी उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है, और कट के वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। और जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बड़ा आएगा, जैसे 1 है फिर उससे भी बड़ा आएगा 1.5, उससे भी बड़ी वैल्यू आ गई 2, उससे भी बड़ी वैल्यू आ गई 2.5। इसका मतलब जितना ज्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होगा, लाइट उसमें उतनी ही ज्यादा स्लो होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू दैट मीडियम। A material in which light travels faster, मतलब लाइट उसमें बहुत तेज जाती है, is said to be optically rarer। सारे जोर से बोलेंगे साथ, is said to be optically rarer and has a lower absolute refractive index। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या आएगा? देखो यहाँ टेबल है,
एयर का तो 1 है ना, वो तो ऑब्वियसली खुद के साथ तो 1 नहीं होएगा। जैसे आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है, कम है ना इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटी वैल्यू है, तो उसमें लाइट बहुत तेज जाएगी। तो ये कैसे मीडियम है? ऑप्टिकली रेयरर। A material in which light travels slower is said to be optically denser and has a higher absolute refractive index। वापिस चलो टेबल में, नीचे वाले देखो, ये डायमंड, सफायर, रूबी, रॉक सॉल्ट, देखो कितनी ज्यादा वैल्यूज है, 1.2.42, डायमंड का तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, तो लाइट इसमें क्या होगी? बहुत क्या होगी लाइट इसमें? बहुत स्लो। वेरी गुड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको समझ आ गया, यस और नो? अब चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ, फंडा वही है कि दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका रेशो निकाल के चेक करना है। लेकिन इसमें फर्स्ट मीडियम फिक्स नहीं है, सेकंड मीडियम भी फिक्स नहीं है, कोई मीडियम फिक्स नहीं है। फर्स्ट मीडियम कुछ भी ले लो, सेकंड मीडियम कुछ भी ले लो। तो इन शॉर्ट, जब तुम किसी भी मीडियम के बीच में, किन्हीं भी दो मीडियम रैंडमली कोई भी उठा लो, जैसे पहला मीडियम कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, दूसरा ले लो, डायमंड ले लो, इसका मतलब लाइट कहां से आ रही है? वाटर से, और बेंड होके किस में जा रही है? डायमंड में। या तुम उल्टा कर लो, डायमंड को फर्स्ट बना लो कि लाइट आ डायमंड से रही है और जा वाटर में रही है। ऑयल और केरोसिन ले लो, ऑयल और वाटर ले लो, ग्लास और रूबी ले लो, रूबी और डायमंड ले लो, अरे कोई भी दो मीडियम रैंडमली तुम उठा लो, जब उन दोनों के बीच में जो स्पीड, जो लाइट की स्पीड है उन दोनों मीडिया में, उन दोनों मीडिया में जो लाइट की स्पीड है उनको डिवाइड करके रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली जब किसी भी मीडियम को वैक्यूम से कंपेयर किया जाए लाइट की स्पीड को, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का। और जब दो रैंडम मीडियम्स को, मीडिया को, सॉरी प्लूरल मीडिया होता है, जब दो रैंडम कोई भी दो मीडिया आप ले लो और उनके बीच का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, डिवाइड करके, क्या डिवाइड करके? स्पीड ऑफ लाइट, तब क्या आता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ते हैं, चलो जी। Relative refractive index, the ratio of the speed of light between any two given media is called the relative refractive index between the given pair of media. Note, क्या लिखा है? Note, here the first medium is not air or vacuum, कुछ भी हो सकता है। Suppose there are two media, medium 1 and medium 2, and light undergoes refraction while traveling from medium 1 to medium 2. Then we can describe the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अब ये भी चीज एक टेक्निकल है, छोटी सी टेक्निकल बात है जो याद रखने वाली है। ये टेक्निकल बात ये है कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से आती है और सेकंड मीडियम में जाती है, और इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा कैसे देखा जाता है? उसको ऐसे देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कभी नहीं देखा जाता, क्योंकि कॉमन सेंस क्या बोलती है कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है और जिसमें जा रही है, वो बेंड इसलिए हो रही है कि क्योंकि वो बेंड किस मीडियम की वजह से हो रही है? सेकंड मीडियम की वजह से, क्योंकि सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। तो बेंड क्यों हो रही है? फर्स्ट मीडियम की वजह से बेंड नहीं हो रही है, फर्स्ट में तो नॉर्मल चली थी अपना। जैसे मान लो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है मीडियम की, इसके ऊपर क्या है? एयर, और नीचे मान लो पानी है सारा। अब ये बाउंड्री है, अब एयर में लाइट आ रही है अपनी स्पीड से, जो उसकी स्पीड है। अब जैसे आप बाउंड्री पे पहुंचेगी तो मीडियम चेंज हो जाएगा। अब सेकंड मीडियम क्या आ गया यहाँ पे? वाटर। अब बिकॉज इस सेकंड मीडियम में, वाटर में, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, इस वजह से लाइट बेंड होगी। तो रिफ्रैक्शन यहाँ किसकी बदौलत हो रही है? सेकंड मीडियम की वजह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर और इसका मैं निकाल, ये तो एब्सोल्यूट हो गया खैर, क्योंकि फर्स्ट मीडियम मैंने एयर ले लिया यहाँ पे। अगर कुछ और जैसे वाटर और डायमंड ले लेते हैं, ऊपर वाटर है और नीचे डायमंड है, तो वाटर से लाइट आ रही है और रिफ्रैक्ट होकर किस में चलेगी? डायमंड में नीचे। तो यहाँ पे जब मैं इन दोनों के अंदर जो लाइट की स्पीड है, कैसे बोला? लाइट की स्पीड इन आपका वाटर और लाइट की स्पीड इन नीचे डायमंड, इनको डिवाइड जब करूंगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, होगा ना। लेकिन उसको बोलेंगे ऐसे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमेशा सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये चीज याद रखनी, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड नहीं होता।
जिसमें लाइट जा रही है उसका विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है जिससे लाइट आ रही है। तो ये टेक्निकलिटी समझ आ गई। अब यहां देखो यही तो लिखा है, क्या लिखा है, देन वी कैन डिस्क्राइब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और उसको लिखते कैसे हैं, ν/1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पढ़ो मेरे साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसमें ये होगा कि फर्स्ट मीडियम जो है उसमें जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर जाएगी, और सेकंड मीडियम है जो उसमें लाइट की स्पीड कहां जाएगी, नीचे। क्लियर? देख लो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ν/1, ये क्लियर। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जिससे लाइट आ रही है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है v2 जिसमें लाइट जा रही है। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और है, अब एक और फंडा। तो अभी तक अपने को क्या समझ में आया, अभी तक अपने को ये चीज में समझ आई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो डिफरेंट मीडिया में जो लाइट की स्पीड है उसका रेशो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्यों निकालते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये मेजर कर सकते हैं कि एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे कितने गुना ज्यादा तेज या कितने गुना ज्यादा स्लो है। इस चीज का एक मेजर हमको उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो से पता लगता है। दूसरी चीज हमने अभी तक क्या समझ में आई कि दो टाइप के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगली चीज क्या पता लगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब फर्स्ट मीडिया वैक्यूम फिक्स है, एयर और वैक्यूम, और सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम किसी मीडियम का निकालते हैं तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई इस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो एयर में जो लाइट की स्पीड है उसके मुकाबले कितनी स्लो है, क्योंकि तेज तो हो नहीं सकती क्योंकि एयर में तो सबसे तेज जाती है लाइट। ये बात समझ में आई? फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पता लगाया कि जब कोई भी रैंडम दो मीडियम है, दो मीडिया है, फर्स्ट मीडिया कुछ भी है, सेकंड कुछ भी है, उन दोनों के बीच में लाइट की स्पीड्स किस तरीके से रिलेट हो रही है। अब अगर मुझे मेरे पास कोई दो मीडिया है, कोई दो मीडिया बोलो, कोई एक मीडिया का नाम लो, दक्ष, रूबी ले लिया, आप बोलो कोई भी एक मीडियम, डायमंड। रूबी और डायमंड मैंने उठा दिया, एक हाथ में मैंने ली रूबी, एक हाथ में मैंने लिया डायमंड, और इनको एक के ऊपर एक ऐसे चिपका दिया। अब ऊपर से मैं एक लेजर मारूंगा, लेजर क्या है, लाइट है भाई, लेजर क्या होती है, लाइट ही होती है लेजर। अब वो लेजर पहले किससे जाएगी, रूबी से, और फिर रूबी और डायमंड के बीच की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करके रूबी से चले जाएगी डायमंड के अंदर। फर्स्ट मीडियम कौन हुआ यहाँ, रूबी, क्योंकि ऊपर मैंने रूबी रखी है और नीचे मैंने क्या रखा है, डायमंड। तो सेकंड मीडियम कौन हुआ, डायमंड। लाइट किससे आ रही है, रूबी से, किसमें जा रही है, डायमंड में। अब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहां निकालूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो मेरे पास क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ये आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रूबी। हमेशा सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट देखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, लेकिन एक और फंडा है, अगर दो मीडिया का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना अपना मुझे पता है, तो इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैं इन दोनों का आपस में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पता लगा सकता हूं। फिर से समझाता हूं क्या मतलब है कहने का। मान लो इधर मेरे पास है रूबी फर्स्ट मीडियम, इधर मेरे पास है डायमंड सेकंड मीडियम। अब रूबी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि एयर के मुकाबले रूबी में लाइट कितनी स्लो जाती है, बराबर है। इधर मेरे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का मुझे पता है। क्या मतलब हुआ इसका कि मुझे पता है कि एयर के मुकाबले डायमंड में लाइट कितना स्लो जाती है। तो इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करके मैं ये पता लगा सकता हूं कि रूबी से डायमंड में लाइट कैसे जाएगी और डायमंड से रूबी में जब लाइट जाएगी तब वो कैसे जाएगी। क्योंकि अगर दो मीडियम मेरे पास है डायमंड और रूबी, तो मैं उनको दो तरीके से अरेंज कर सकता हूं। मैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, दो। या तो मैं फर्स्ट मीडियम बना दूं रूबी को और सेकंड बना दूं किसको, डायमंड को, या मैं उल्टा कर सकता हूं, फर्स्ट मीडियम डायमंड को बना दूं, सेकंड किसको बना दूं, रूबी को। तो हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडिया इफ देयर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर नोन। ये चीज किस किस को समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है चीज।
डाउट, आपको डाउट है कोई? तो अगला टॉपिक ये है कि कैलकुलेटिंग relative refractive index from absolute refractive index. If the absolute refractive index of two different media are known, then we can calculate their relative refractive index with respect to each other. Let the absolute refractive index of medium 1 be nu1. Nu, this symbol is read as nu. n मत पढ़ना. Let the absolute refractive index of medium 2 be n2. अब relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 हो जाएगा, जो सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में जाएगा. तो इनको डिवाइड करके मैं दोनों मीडियम का आपस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकता हूं. ये चीज समझ में आ गई? तो इसके साथ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक खत्म. और अगर उल्टा करना है, अगर क्या करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, तो nu1 अपॉन nu2 कर लो. बट इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसको याद रखो कि जो भी सेकंड मीडियम है अगर उसका विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो और दोनों मीडिया का आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑल क्लियर? ठीक है, ये टेबल आ गया, ये हमने अब बार बार देख चुके हैं इसको. ठीक है, आगे चलते हैं. अब रूल्स. अब बात ये होती है कि when light enters from rarer to denser medium it went towards the normal. तो पहला रूल क्या याद रखना है? पहला रूल क्या याद रखना है? ऊपर अगर कोई मीडियम क्या है, रेयर, और नीचे मीडियम क्या है, डेंसर. अब ये nu1 nu2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं. कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं? एब्सोल्यूट. किसके? इन दोनों मीडिया के. अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, छोटी वैल्यू है 1.2 1.1, तो वो ऑप्टिकली रेयरर होगा क्योंकि उसमें लाइट बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से फास्ट जाएगी. और अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बड़ा है 2.4 2, तो वो ऑप्टिकली डेंसर होगा. सही बात, क्योंकि लाइट उसमें बहुत स्लो है. तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि जो फर्स्ट मीडियम है जिससे लाइट आ रही है और जो सेकंड मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nu1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nu2. और तो ये वाला रेयरर तभी कहलाया जाएगा ना जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, और ये डेंसर तभी होगा सेकंड वाला जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी. तो कंडीशन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम शुड बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. सही बात. नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, और ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, थोड़ा कम, और वो ऑप्टिकली रेयरर होगा. तो इस केस में क्या होगा, लाइट हमेशा बेंड का करेगी. ये डॉटेड लाइन देख रहे हो नॉर्मल, अब जानी कैसे चाहिए थी, यहां से सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन इसको क्या हुआ, ये नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड हो गई. दूसरा रूल, अब उल्टा यार, कॉमन सेंस की बात है, उल्टा है. जब फर्स्ट मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और सेकंड मीडियम ऑप्टिकली रेयर है इसका मतलब उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो इस केस में लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल लेते हैं, एयर और ग्लास. यहां देखो टेबल, एयर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ग्लास का क्या है 1.52. तो ऑब्वियसली ग्लास का 1.52 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका क्या है जी 1. तो कौन ज्यादा डेंस है, ग्लास, जो कि सेकंड मीडियम है. और कौन ज्यादा रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर है, एयर, क्योंकि उसमें लाइट स्पीड से जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी छोटी वैल्यू है. तो लाइट कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर उल्टा कर लूं, ग्लास से लाइट आ रही है और एयर में जा रही है, या ऐसा ले लो, ग्लास से लाइट आ रही है और किसमें जा रही है, वाटर में. वाटर में लाइट, अगर मैं ग्लास और वाटर को कंपेयर करूं तो वाटर में लाइट फास्ट जाएगी और ग्लास में थोड़ी स्लो जाएगी. तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सबको क्लियर है? आगे चलते हैं भाई. इस टॉपिक पर लगा लेना स्टार. ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका क्वेश्चन एक पूरा बनता है. अब चलो शुरू करते हैं भाई, बहुत इजी है, इसको देखते हैं. अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लूं, क्या लूं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसा दिखता है,
कुछ नहीं है भाई, ये शेप रेक्टेंगुलर है बट एक क्यूबॉइड होगा, क्या होगा, क्यूबॉइड। जैसे ये है, जैसे ये शेप देख लो, क्यूबॉइड दिख रही है, ये बस ऐसी शेप है पूरी, और पूरा क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब इसको मैंने यहां पे ऐसे रख दिया, और ऊपर से मैं लेजर मारता हूं, क्या मारता हूं, लेजर। तो बिल्कुल क्या होगा कि वो लेजर ऐसे जाएगी, और यहाँ पे बाउंड्री आ गई, क्या आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, देखो ये लेजर आई, यहाँ पे बाउंड्री आ गई। अब ऊपर क्या है, मीडियम एयर, अब इसके अंदर क्या है, मीडियम ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, रेयर टू डेंसर, तो क्या बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ देखो एयर से ग्लास में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, तो एयर क्या है, रेयर, और ग्लास क्या है, डेंसर, तो ये जा रही थी इंसिडेंट रे, और बेंड होके क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जैसे ही लाइट इस ग्लास स्लैब के अंदर से गुजरेगी और यहां पहुंचेगी, फिर बाउंड्री आ गई बाउंड्री। अब इस केस में पहला मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम ग्लास, और सेकंड मीडियम एयर, तो यहां पे डेंसर टू रेयर जाएगी, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो टेक्निकली इस पूरे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इसकी ऊपर वाली जो बाउंड्री है वहां एयर टू ग्लास क्या चेंज हो रहा है, एयर टू ग्लास, और जो नीचे वाली बाउंड्री है वहां ग्लास टू एयर। तो टोटल रिफ्रैक्शन कितनी बार हुई, 2 बार, बस यही कंसेप्ट है। सो इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब refraction occurs 2 times, once at the upper surface of the glass slab and secondly at the bottom surface of the glass slab. The incident ray strikes the top surface and it undergoes refraction. It travels from air to glass, that means what, rarer to denser, and it bends towards the normal. Then it travels inside the glass slab and reaches the bottom surface where refraction occurs for the second time. And now it is traveling from glass to air, that means denser to rarer medium, and it will bend away from the normal. जो रे बाहर से आ रही है इंसिडेंट रे, जो ग्लास स्लैब के अंदर है वो रिफ्रैक्टेड रे, और जो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी वो एमर्जेंट रे। यस और नो, बहुत टफ तो नहीं है ना, बहुत इजी, क्योंकि अब कोर कंसेप्ट क्लियर हो गए। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जब दूसरी बार होगी तो रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में। अब यहाँ कई बच्चे ना मुझसे सवाल करते हैं, लास्ट ईयर पूछा था एक बच्चे ने, बोलता सर जहां तक मुझे याद है आपने तो कहा था कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और आप यहां कह रहे हो कि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है और इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड। ये समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब तुम यहां पर जो रिफ्रैक्शन है उसको अलग देखोगे और जो यहां रिफ्रैक्शन हो रही है उसको पूरा अलग देखोगे, तो उस केस में अगर मैं यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है सिर्फ उसको देखता हूं, ऊपर भूल जाओ अभी क्या हो रहा है, ऊपर भूल जाओ, सिर्फ यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है सिर्फ उसको देखो, तो ये वाली रे इंसिडेंट रे ही है। नीचे वाले केस के लिए ये वाली रे क्या है, इंसिडेंट रे है, और ऊपर वाले केस के लिए ये रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। बट यहां हम लिखते नहीं है बार बार, इसीलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी है। बात समझ में आई? और टेक्निकली वो वाला नॉर्मल अलग है और ये जो डॉटेड लाइन है ये वाला नॉर्मल अलग है, ये वाला नॉर्मल इस प्लेन में और ये वाला नॉर्मल ऊपर वाले प्लेन में। बात समझ में आई? सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे, और जो एमर्जेंट रे और इस सेकंड नॉर्मल के बीच में एंगल है उसे बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? स्मॉल ई। क्या है ये? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एक और फंडा आता है, अगर मान लो रिफ्रैक्शन नहीं होती, अर्शिया सेट, अगर मान लो रिफ्रैक्शन नहीं होती तो लाइट बेंड होती? नहीं होती। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती, लाइट बेंड नहीं होती, तो लाइट सीधा जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। तो उस केस में लाइट कैसी जाती? इस ओरिजिनल पाथ क्या होता लाइट का? ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ये, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि यहां पे 2 बार मीडियम चेंज हुआ है। पहले आपका एयर टू ग्लास हुआ, फिर ग्लास टू एयर हुआ है।
तो रिफ्रैक्शन तो 2 बार होगी ही होगी। तो ऐसा होता है कि लाइट एंटर तो यहां से करी थी ग्लास स्लैब के अंदर, एंटर तो लाइट यहां से करी थी, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद जब वो बाहर निकली तो थोड़ा वो खिसक गई। क्या गई? खिसक गई। खिसक मतलब डिस्प्लेस हो गई, लेकिन सॉरी, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। इसीलिए जो ओरिजिनल पाथ है रे का, क्या पाथ है रे का? ओरिजिनल। और जो एक्चुअली में पाथ आ रहा है हकीकत में, उनके बीच में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ऐसा मान के चलो कि ये लाइट की रे का ओरिजिनल पाथ मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट की रे वो यहां से जा रही है, तो पहली बात तो ये हमेशा ओरिजिनल पाथ के क्या जाएगी? पैरेलल। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा मान लो 1 सेंटीमीटर का है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। बस खत्म बात। तो क्या होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? देसी भाषा में लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब लाइट जाती है और 2 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर निकलती है, इमर्जेंट रे ओपन के बाहर निकलती है, तो जो ओरिजिनल पाथ लाइट का होता है उससे उसमें और इमर्जेंट रे में थोड़ी सी लेटरल थोड़ा सा गैप होता है। तो दोनों पैरेलल जाती हैं एक दूसरे के, लेकिन उनमें हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो अपनी जगह से खिसक के बाहर निकलती है। तो उस डिस्टेंस को अगर मेजर कर लें, ओरिजिनल पाथ को और एक्चुअल पाथ के बीच के डिस्टेंस को, तो वो होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? और यही जो मैंने अभी पढ़ाया यहां लिखा है, चलो पढ़ते हैं। In the glass slab, the light rays gets refracted 2 times. Firstly from rarer to denser medium, and secondly from denser to rarer medium. The displacement created in the emergent ray is due to the refraction of light. When the incident ray is incident on the surface of the glass slab from air to glass, making an angle of incidence I with the normal, the refracted ray bends towards the normal as the ray enters from a rarer to denser medium. ये यहाँ की बात हो रही है, it bends towards the normal. आगे बढ़ते हैं। Now after traveling the glass slab, the refracted ray makes an angle of incidence R on the other surface of the glass slab, resulting in emergent ray which bends away from the normal as it travels from glass, जो denser medium है, to air which is rarer medium, forming an angle of emergence between the emergent ray and the normal. The emergent ray is parallel to the incident ray and perpendicular distance between them is called the lateral displacement. कि भी जो emergent ray है वो original ray के path के क्या है? Parallel, और इनके बीच में जो perpendicular distance है वो क्या है? Lateral displacement. Since the angle of incidence is equal to the angle of emergence, therefore the emergent ray is parallel to the incident ray. Actually यहाँ मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला angle of incidence है, मान लो 30 डिग्री है, कितना है मान लो ऊपर, तो नीचे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो भी सेम आएगा 30 डिग्री। इसी वजह से इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ है जो रे का वो क्या आता है? पैरेलल। बस यही है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। ये डायग्राम 100 बार ट्राई कर लेना, बार बार बना के प्रैक्टिस कर करके ये डायग्राम पूरा कर लेना। और अगर एक्सप्लेनेशन मांगी तो क्या लिखना है? बस ये लिखना है अपनी लैंग्वेज में, पॉइंट्स में लिखना है। इज दिस क्लियर? इसके आगे हमारे स्फेरिकल लेंसेज आ जाते हैं, और लेंसेज के बाद तो फिर चैप्टर खत्म ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हमने पूरा कर लिया है और रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कर लिया है। आपका आज का होमवर्क ये है, आप घर जाके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्शन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और एक पेज के ऊपर पूरा ये बनाकर लाएंगे डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में। कोई गूगल से, इंटरनेट से, एआई से या हमारे नोट से भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, इसको पढ़ेगा, समझेगा और अपने वर्ड्स में रिफ्रैक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हेडिंग डालेगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा और डायग्राम बनाएगा विद लेबलिंग और मुझे यहाँ पे दिखाएगा। इज दिस क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।